सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत ये तत्वों की आवर्ती से तत्वों का आवर्ती फलन पढ़ेंगे। कुछ आवर्त सारणी के बारे में चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम कैसे हैं आप लोग? इस छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे। वैसे तो ये समस्या बहुत बड़ी है, इस लॉकडाउन में सभी लोग परेशान हैं, लेकिन जो आप इस समय घर पर बैठे हैं उस समय का सदुपयोग करें और कायदे से पढ़ें। देखिए, समस्या कुछ न कुछ हमेशा बनी रहेगी और जीवन जो होता है स्ट्रगल होता है, और इसलिए आप हमेशा अपने समय का सदुपयोग करें और जो भी पढ़ें उसे अच्छे से पढ़ें। चूँकि ये सिलेबस में है, जो भी एग्जाम होने वाले हैं ये सामान्य अध्ययन के तौर पे रसायन विज्ञान की अहम भूमिका होती है। तो बहुत सी परीक्षाओं में ये सामान्य अध्ययन तौर पे रसायन विज्ञान पूछे जाते हैं। तो जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसे हम लोग बड़ी बारीकी से देखेंगे। आज हम लोग आवर्त सारणी शुरू करेंगे। आज शुरुआत है, केमिस्ट्री का मेरा दूसरा दिन है और स्टूडेंट हम लोग पूरा केमिस्ट्री धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट करेंगे। उसी प्रकार भौतिक विज्ञान भी कंप्लीट करेंगे, जीव विज्ञान भी कंप्लीट करेंगे, सभी विषयों को कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चों, होता क्या, तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये समझ के साथ उसको करते हैं। मतलब ये तैयारी जो होता है सफल होने के लिए आज के डेट में इस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पहला तो हमें उस सब्जेक्ट को रणनीति योजनाबद्ध तरीके से उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाना होगा, जिससे पढ़ते जाए और एहसास न हो। तो स्टूडेंट, आइए रसायन विज्ञान में आवर्ती वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आवर्त जो होते हैं ये 7 होते हैं। तो स्टूडेंट, आवर्त जो होते हैं वे 7 होते हैं। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। तो समान गुण वाले तत्वों को, एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, समान गुण वाले तत्वों को समान आवर्त में बात करते हैं। अब कुछ परिकल्पनाएं यहाँ दी गई हैं रसायन वेदों के अनुसार। प्राउट की परिकल्पना, डोबरेनर का त्रिक सिद्धांत, ये डूमा की समूलक श्रेणी, ये न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो पूछता, अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। समूलक श्रेणी की बात किसने की? डूमा ने। ये त्रिक सिद्धांत किसने दिया? डोबरेनर ने। ये लोथर मेयर का परमाणु आयतन तथा परमाणु भार वक्र। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे, ये देखिए पिछली कक्षा में हमने आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, समस्थानिक समभारिक के बारे में चर्चा किए थे। तो स्टूडेंट, ये फिगर आप देख रहे हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं। बात करते हैं, एलिमेंट हैं जो परीक्षा में बार बार पूछते हैं या इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पूछा जाता है, इसलिए हम इन तत्वों को देखते हैं 1 से 40 तक कैसे याद करेंगे। तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। ये हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। बोरान, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। ये कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ये फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। ये है नियान, नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। सोडियम, सोडियम की बात करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। 2, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। ये सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है। ये फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। ये सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। ये आर्गन है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। ये पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। ये कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है।
स्कैंडियम है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है। ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 है। वेनेडियम, वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 है। ये क्रोमियम है जिसका परमाणु क्रमांक 24 है। ये मैग्नीज है जिसका परमाणु क्रमांक 25 है। ये फेरस आयरन है, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है। लोहा, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 है। निकिल, निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है। यह है कापर, कापर का परमाणु क्रमांक 29 है। यह है जिंक, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। ये गैलियम, गैलियम का परमाणु क्रमांक 31 है। यह है जर्मेनियम, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 है। यह है आर्सेनिक, आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33 है। यह है सेलेनियम, सेलेनियम का परमाणु क्रमांक 34 है। यह है ब्रोमीन, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है। यह है क्रिप्टान, क्रिप्टान का परमाणु क्रमांक 36 है। यह है रुबिडियम, रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 है। स्ट्रांशियम का परमाणु क्रमांक 38 है। एट्रियम का परमाणु क्रमांक 39 है। ये जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक ये 40 है। स्टूडेंट, अब इस प्रकार हम देख रहे हैं 1 से 40 तक तत्वों के नाम क्या हैं और उनके परमाणु क्रमांक क्या हैं, ये याद करना बहुत आवश्यक है। आप सभी लोग, आई रिकमेंडेड ऑल द स्टूडेंट्स से कंप्लीट द नेम ऑफ एलिमेंट एंड व्हाट द एटॉमिक नंबर। इस प्रकार परमाणु क्रमांक और उस एलिमेंट का नाम आप सभी लोग 1 से 40 तक याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात चल रही स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, मेंडलीव। अब एक बात और जान लीजिए, यहाँ ऐसे ऐसे जो लाइन मैंने खींचा से ये आवर्त होते हैं। अब ऐसे ऐसे जो लाइनों को दिखाया जाता है ये वर्ग होते हैं, से आवर्त होते हैं। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, ये आवर्त जो है 1 2 3 4 5 6 और 7, आवर्तों की संख्या कितना हो गए? 7। आवर्तों की संख्या 7 हो गई। इस प्रकार हम बात आगे करते हैं। बच्चों, ऐसे ऐसे जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम आवर्त कहते हैं, जबकि ऐसे ऐसे जो रेखाएं होती हैं ये इन्हें हम वर्ग कहते हैं। बात आगे करेंगे। मेंडलीव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मेंडलीव ये रहने वाले कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। ये मेंडलीव ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने आवर्त सारणी का जिक्र किया किस आधार पर, उसे देखेंगे। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब इन्होंने परमाणु भार के आधार पर अपना डिफिनेशन दिया। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब इन्होंने, मेंडलीव ने 7 आवर्त तथा 9 वर्ग बताए और मेंडलीव ने 63 तत्वों की बात किया। कितने तत्वों की? 63 तत्वों की बात किया। और इन्होंने कहा संयोजकता का वर्णन किया। परमाणु भार के आधार पर संयोजकता का वर्णन किया। किसने? मेंडलीव ने किया। अब बच्चों बात करें यौगिकों की प्रकृति की जानकारी। यौगिकों की प्रकृति की जानकारी।
यौगिकों के प्रकृति की जानकारी के बारे में इन्होंने बताया। हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद रहा। हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद रहा। हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद रहा। अब स्टूडेंट बात करते हैं जो मेंडलीव साहब ने आवर्त साढ़े दिया, उसमें आवर्तों की संख्या 7 थे तथा वर्गों की संख्या ये 9 थी। कुल तत्व कितने थे? 63 थे। ये हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद रहा। बात करते हैं समस्थानिकों का कोई निश्चित स्थान नहीं था। समस्थानिकों का कोई निश्चित स्थान नहीं था। अब समस्थानिक क्या होते हैं स्टूडेंट? परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिकों का स्थान जो था वो अनिश्चित था। तो इसको दोबारा देख लेते हैं। अब एक बात इसमें और है कि धातु तथा अधातु का विभाजन अस्पष्ट था। धातु तथा अधातु का विभाजन अस्पष्ट था। देखिए मेंडलीव ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पेश किया जिसमें आवर्तों की संख्या 7 बताया जबकि वर्गों की संख्या इन्होंने 9 बताया। इन्होंने परमाणु भार के आधार पर ये तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद रहा। संयोजकता का वर्णन इन्होंने किया परमाणु भार के आधार पर। यौगिकों की प्रकृति की जानकारी देते हैं। ये समस्थानिकों का कोई निश्चित स्थान नहीं था। धातु तथा धातु का विभाजन अस्पष्ट रहा। आगे बढ़ते हुए अब हम आगे बात करेंगे। अब जो हमारा प्रश्न बनता है वो आधुनिक आवर्त सारणी से बनता है। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या ये मोसले ने दिया। मोसले एक ब्रिटिश रसायनविद थे और 1913 में आधुनिक आवर्त का नियम दिए। और सबसे बड़ी बात है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने परमाणु क्रमांक को प्राथमिकता दी है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो मोसले जो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं, ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1913 में इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया जो परमाणु क्रमांक के आधार पर था। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो अब इनका जो मूल आधार था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। 7 आवर्त 18 वर्ग की इन्होंने चर्चा किया। मोसले का ये जो वर्गीकरण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर है। आवर्तों की संख्या इन्होंने 7 बताया, ये जबकि वर्गों की संख्या 18 बताया।
अब आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो है मोसले 1913 में इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया है। ब्रिटेन के रहने वाले थे। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार तथा अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस था। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार तथा अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस था। तो प्रत्येक आवर्त कितना बताया 7। प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व जो था वो ये क्षार था, तब के अंतिम तत्व क्या था? गैस था। किसने बताया? मोसले ने बताया। मोसले ने कौन सा नियम दिया? आधुनिक आवर्त सारणी नियम दिया। बात करते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या या क्रमांक 58 से 71 तक इसका क्या नाम है? लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स। जबकि स्टूडेंट ये 90 से 103 तक एक्टेनाइट। ये रेडियो सक्रिय पदार्थ इसमें रखे गए हैं। ये परमाणु संख्या 58 से 71 लैंथेनाइड्स है और 90 से 103 एक्टेनाइड्स। ये बार बार पूछता है इसलिए मैं इसे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। आवर्तों की विशेषता। अब आवर्त कितने हैं? 7 हैं। इन आवर्तों की विशेषता क्या? तो अब इनका जो विशेषता है, पहली विशेषता कर लेते हैं धात्विक गुण। तो आवर्तों की विशेषता में जो धात्विक गुण होता है, बाएं से दाएं, ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, तो बाएं से किधर चलेंगे? बाएं से चलेंगे दाएं, इधर। बाएं से दाएं जाने पर ये धात्विक गुण जो होता है वो क्या होता है? कम होता है स्टूडेंट, कम होता है। आवर्तों की बात करें, धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर कम होता है। अब दूसरा हम बात करते हैं रासायनिक क्रियाशीलता। रासायनिक क्रियाशीलता, ये बाएं है और ये दाएं है। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ये रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है। रासायनिक क्रियाशीलता तत्वों का आवर्त में बात करें, बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं तीसरा पॉइंट संयोजकता का। संयोजकता अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो प्रदर्शित करता है उसे हम संयोजकता कहते हैं। तो आवर्त में संयोजकता की बात कर लेते हैं। 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घटती है, घटकर 0 हो जाती है। 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटती है, घटकर 0 हो जाती है, घटकर 0 हो जाती है। संयोजकता किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता को प्रदर्शित करती है। तो 1 से 4 तक बढ़ती है आवर्त में, जबकि फिर घटती है और घटकर ये संयोजकता कितनी हो जाती है? ये 0 हो जाती है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं संयोजकता के बाद ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन ये जाने पर बढ़ते हैं। बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है।
तो स्टूडेंट बात करते हैं 5 विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता आवर्तों में विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं आयनन विभव। आयनन विभव होता क्या? आखिरी कक्षा में किसी भी पदार्थ के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए मतलब कक्षा से पलायित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। बाएं से दाएं जाने पर इसका मान बढ़ता है, कक्षा जितनी बड़ी होगी ऊर्जा उतनी अधिक लगेगी, इसलिए आयनन विभव जो है बढ़ता है। अब बाएं से दाएं जाने पर यह आवर्त में आयनन विभव का मान बढ़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं परमाणु आकार या त्रिज्या। ये परमाणु आकार या त्रिज्या, ये बात कर लेते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पे परमाणु आकार या त्रिज्या का जो मान होता है वो ये घटता है, परमाणु की जो साइज है, परमाणु की जो त्रिज्या है वो घटता है। परमाणु आकार या त्रिज्या की बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर ये घटता है। ये भास्मिक गुण हम देख लेते हैं, 8वां पॉइंट। भास्मिक गुण क्या होता है? ये बेसिक जो होता है, क्षार जो होता है बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ये है आपका बायां, ये है दायां। बाएं से दाएं जाने पर भास्मिक गुण ये घटता है। अब स्टूडेंट वर्ग कितने हुए? 7। ये वर्गों की संख्या हमने आपको मेंडलीव के अनुसार कितने बताए थे? 9, जबकि मोसले के अनुसार ये 18 थे। आओ बात करते हैं वर्ग की विशेषता। वर्ग की विशेषता क्या है स्टूडेंट? वर्ग जो है ये होते हैं, मतलब जो ऊपर से नीचे खींचे हुए होते हैं, ये मेंडलीव के अनुसार 9 होते हैं, जबकि मोसले के अनुसार ये 18 होते हैं। तो वर्ग की विशेषता में ऊपर से नीचे जाने पर ये धात्विक गुण, बात करते हैं धात्विक गुण। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है स्टूडेंट? उसमें क्या था? उसमें जो धात्विक गुण था कम हुआ था, तो इसमें क्या होगा? उसका उल्टा बढ़ेगा। तो स्टूडेंट वर्ग की पहली विशेषता हो गई धात्विक गुण, और ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में धात्विक गुण क्या होता? बढ़ता, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता था। अब क्रियाशीलता की बात करें ऊपर से नीचे, क्रियाशीलता ये बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में संयोजकता समान होती है। एक ही वर्ग में संयोजकता समान होती है। संयोजकता किसी भी वर्ग की बात करें उसमें जितने भी तत्व हैं उसके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए संयोजकता समान होती है। वर्ग की विशेषता ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। अब बात करते हैं वर्ग में। तो स्टूडेंट वर्ग में जो है
आयनन विभव का मान घटता है। आयनन विभव का मान घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर ये प्रत्येक वर्ग में आयनन विभव का मान घटता है। आयनन विभव क्या? बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वहां से उसको हटाने के लिए, मतलब बाहरी कक्षा से उसको छुड़ाने के लिए, हटाने के लिए जो ऊर्जा होती है जिसे हम आयनन विभव कहते हैं। तो बात करते हैं परमाणु आकार का वर्ग में याई से त्रिज्या भी कहते हैं, ये बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर प्रत्येक वर्ग में जो परमाणु त्रिज्या का मान है वो बढ़ता है। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं। अब देखिए जो प्रश्न आपके बनते हैं, कुछ स्पेशल प्रश्न हैं इस लेसन से, वहां से भी बनते। वैसे तो मोसले ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोश, उपकोश, ये कक्षक, उपकक्षक, उसकी बात होगी। तो लेकिन आज हम लोग आवर्त सारणी के बारे में ही जिक्र करेंगे। अब देखते हैं वर्तमान में कुल ज्ञात तत्व कितने हैं। 118 मतलब 118 है। इसमें प्राकृतिक कितने हैं तो कृत्रिम कितने हैं। अब हम बात करें प्राकृतिक तत्वों का तो 98 है स्टूडेंट, जबकि कृत्रिम कितने हो गए 20 हो गए। और यहां से प्रश्न इस प्रकार आता है कि पृथ्वी पे सर्वाधिक तत्व कौन सा है। पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन है। धातु तत्व पूछे तो एल्युमिनियम हो जाएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक धातु तत्व एल्युमिनियम होगा। तो ये कुल ज्ञात तत्व कितने हैं 118, प्राकृतिक तत्व कितने 98 और कृत्रिम तत्व कितने 20 है। ये पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी पे सर्वाधिक धातु तत्व कौन सा एल्युमिनियम है। अब देखो कुछ आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हुए ये बच्चों, पृथ्वी पे सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन है जबकि धातु तत्व एल्युमिनियम है। ये सबसे हल्का तत्व कौन सा है, इस प्रकार का भी प्रश्न आता है। सबसे हल्का तत्व तो उत्तर होगा हाइड्रोजन, जो अंतरिक्ष में सबसे अधिक है हाइड्रोजन, जबकि ये वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, ये भी प्रश्न पूछता है। 78% है। ऑक्सीजन 21% है। हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, ये भी प्रश्न करता है। हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है 0.03% हाइड्रोजन है। बात करते हैं सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है। वायुमंडल में हाइड्रोजन 0.03% है। अब स्टूडेंट कुछ एग्जाम पॉइंट और यहाँ प्रश्न आते हैं। जैसे सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है तो सबसे भारी तत्व कौन सा, ओस्मियम। सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। सबसे भारी तत्व कौन सा है, ओस्मियम है। और ये प्रश्न आता है द्रव धातु या सबसे हल्का धातु तत्व, ये भी प्रश्न बनता है। सबसे हल्का धातु तत्व ये लिथियम है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, लिथियम है। सबसे भारी तत्व कौन सा, ओस्मियम है। अब स्टूडेंट कुछ और एग्जाम पॉइंट है। जैसे ये द्रव धातु तत्व कौन सा,
पारा, द्रव, अधातु तत्व ब्रोमीन। द्रव अधातु तत्व कौन सा होता है? ब्रोमीन होता है। अब स्टूडेंट कुछ इस प्रकार प्रश्न आते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। सबसे अधिक विद्युत प्रवाह होता है चांदी में। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक ये चांदी है। द्रव धातु तत्व पारा है, द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन है। प्रश्न इस प्रकार भी आते हैं स्टूडेंट कि विद्युत का ये सुचालक अधातु, विद्युत का सुचालक अधातु ये है ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक अधातु, ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ये सबसे अधिक आघातवर्धनी तत्व, सबसे अधिक अघातवर्धनीय तत्व गोल्ड होता है, जिसे हम सोना और एयू प्रतीक इसका होता है। तो स्टूडेंट ये सोना मतलब सोने के मटर भर दाने से हम बहुत दूर तक रेशा बना सकते हैं, इसलिए अघातवर्धनी में सर्वाधिक ये सोना आता है। जबकि विद्युत का सुचालक अधातु ये ग्रेफाइट होता है। अब स्टूडेंट कुछ एग्जाम पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो सीजियम होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु वो सीजियम होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु की यदि हम बात करें तो वो स्टूडेंट क्या होता है? ये सीजियम होता है। यदि हम बात करें ये सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तो फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु ये फ्लोरीन होगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन होगा, जबकि धातु ये सीजियम होगा। अब एग्जाम पॉइंट हम लोग आवर्त सारणी से संबंधित कुछ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ये सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। स्टूडेंट सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, आयनन विभव की हम बात करें तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व ये हीलियम होगा। इसका आयनन विभव सर्वाधिक होता। अब हम स्टूडेंट ये सर्वाधिक आयनन विभव की बात, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व की बात करते हैं तो सीजियम हो जाएगा। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व ये सीजियम हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम, जबकि न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम उत्तर। ये परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। एग्जाम पॉइंट है ये केमिस्ट्री का स्टूडेंट आवर्त सारणी के अंतर्गत कुछ तत्वों की बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात करें तो फ्लोरीन है। सर्वाधिक फ्लोरीन होता है। स्टूडेंट सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ भी फ्लोरीन होता है। सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है। सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ कौन सा होता है? फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी क्या होता है? यह फ्लोरीन होता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं यह सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग,
सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग शून्य वर्ग है। सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग जो है शून्य वर्ग है। मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व, मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन है जो 65% है। 65% मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन 65%। सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग जो है शून्य वर्ग है। निष्क्रिय गैसें पाई जाती है। स्टूडेंट बात करते हैं मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सभी लोगों को मालूम होगा। रखे जाने वाला तत्व सोडियम, यानी 11 होता है सोडियम 281। ये स्टूडेंट बात करें मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व क्या है? सोडियम, यानी 11 होता है, 281 होता है। इस प्रकार आज रसायन विज्ञान में इतना है। अगले कक्षा में हम लोग इसके बाद जो रसायन विज्ञान का लेसन होगा उसमें कक्षा क्या, उपकक्षा क्या, कोश क्या, उपकोश क्या, सेल क्या, सब सेल क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या। तो इस प्रकार हम लोग केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। पूरा का पूरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आप लोग बने रहें स्टूडेंट, आप लोग कोशिश करें। और सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो विषय पढ़े उसे अच्छे से पढ़ें। अब ये नहीं कि कभी एक लेसन इसका, कभी एक लेसन उसका, नहीं। मेरे द्वारा जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे स्टूडेंट, उसमें चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, वो क्रम मतलब सीक्वेंस के अनुसार ही होगा। ये नहीं कि दिल्ली से दौलताबाद, ये काम मेरा नहीं होगा। चूंकि पढ़ाई जो होता है, ये पढ़ाई जो होता है सबसे अच्छा काम होता है। बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें पढ़ने का मौका मिलता है। और स्टूडेंट मैं आप लोगों से यही सिफारिश करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सभी लोगों को धन्यवाद।